नमस्कार दोस्तों। जीआईसी लेक्चरर 2020 के जीएस की तैयारी के लिए हम लोग मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। 40 क्वेश्चन इसमें जीएस के पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे, जिससे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो सब्जेक्ट आप उसमें भर सकते हैं और उससे परीक्षा आपको देनी होगी। 40 प्रश्नों की जो हम तैयारी करने जा रहे हैं, इसका ये पहला मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत सिलेबस के अनुसार निश्चित अनुपात में जैसे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं आयोग के द्वारा, लगभग उसी स्टैंडर्ड को लेके यहाँ पर हम चल रहे हैं। इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस और करेंट अफेयर जितने भी पोर्शन हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। निश्चित अनुपात में उन प्रश्नों को रखा गया है। 1 से 40 तक के ये प्रश्न जो है इनको आप देखिए और इसका व्याख्या सहित हम उत्तर आपको बताएंगे, जिससे कि आप सही से इन प्रश्नों को समझ सकें और केवल इन प्रश्नों को ही नहीं, साथ में इसके 1-2 प्रश्न और आपके तैयार हो जाए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से और पहले प्रश्न देखेंगे, फिर उसका उत्तर और व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था। अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का इसने पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा और जहांआरा के प्रभाव के कारण ये काफी सहिष्णु बन गया। शाहजहां ने 1636-37 में सिजदा और पैबोस जो प्रथा थी उसको समाप्त किया। उसके स्थान पर चाहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई। चाहार तस्लीम इसी ने शुरू की थी। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की इसने मनाही कर दी। तो शाहजहां के बारे में ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सुमेलित करने का। एक तरफ निर्माता है, दूसरी तरफ स्मारक। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, आपको बताना है कौन से स्मारक किसने बनवाया है और इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये सही सुमेलित दिए हुए हैं सब। बाबर जामा मस्जिद, हुमायूं दीन पनाह, अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर अकबर के मकबरे को इसने पूर्ण करवाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर। जौनपुर के एक धर्मगुरु थे मुल्ला मोहम्मद एजदी। तो मुल्ला मोहम्मद एजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? चैतन्य, माधव, शंकरदेव, वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है शंकरदेव। वैष्णव धर्म का प्रवर्तन असम एवं कूच बिहार में इन्होंने किया था। असमिया भाषा के ये प्रसिद्ध कवि, नाटककार, सुगायक, नर्तक, समाज संगठक और हिंदू समाज सुधारक थे। उन्होंने वैष्णव धर्म जो था, नौ वैष्णव और एक शरण धर्म, इनके धर्म को एक शरण धर्म भी कहते हैं, तो 9 वैष्णव और एक शरण धर्म, जिसको दोनों उसी के नाम है, इसका प्रचार करके असमिया जीवन को एकत्रित और संगठित किया था। तुलसी मानस मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा। ये 4 विकल्प है और इस प्रश्न का सही उत्तर है वाराणसी। तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में से माना जाता है। वाराणसी कैंट से लगभग 5 किलोमीटर दुर्गा मंदिर के समीप है, यानी कि इसके समीप एक मंदिर स्थित है, दुर्गा मंदिर, और इस मंदिर को सेठ रतन लाल सुरेका ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाल बाग कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, मथुरा। आप सोचिए, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है आगरा। राधा स्वामी सत्संग के 5वें संत सतगुरु परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज थे। सर आनंद स्वरूप साहब भी इनको कहते थे। उन्होंने दयाल बाग की स्थापना की थी। बसंत पंचमी के दिन 1915, 20 जनवरी 1915 को सहतूत का पौधा लगाकर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग का मुख्यालय दयाल बाग ही माना जाता है, वही मुख्यालय है। राधा स्वामी सत्संग के 8वें संत सतगुरु परम गुरु हुजूर सत्संगी साहब, यानी परम पूज्य डॉक्टर प्रेम सरन सत्संगी साहब का ये निवास स्थल भी है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी? 65, 70, 64, 72। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है 64।
228 स्थानों में से 64 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित थे और 164, है ना, ये सामान्य के लिए थे, 24 इसमें विशेष भी थे। तो ये ध्यान में आपको रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? ओटमील, सेगो, सोया फ्लोर, अरारोट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओटमील। अनाज के दानों का उत्पाद ओटमील होता है। इसे लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारे के रूप में, यानी दोनों रूपों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है। कटहल की, आंवला की, आम की, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हो तो आप उस प्रश्न पर सही से विचार करिए, क्योंकि हो सकता है वही उत्तर हो। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है आंवला की। सबसे पुरानी और प्रचलित किस्मों में से एक है गंगा वाराणसी, आंवला की किस्मों में से, और ये एक अगेती किस्म मानी जाती है। 6 से 8 कलियां इसके फलों में होती हैं। प्रत्येक 2 कलियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि इनका बाह्य आकार एक कली जैसा दिखता है। विटामिन सी का ये महत्वपूर्ण स्रोत होता है। बीज तथा गूदा का अनुपात देखा जाए तो बीज 1 और गूदा का अनुपात 2 होता है, यानी कि 3 पार्ट किए जाए तो 2 अनुपात इसमें गूदे का होगा और 1 अनुपात बीज का होगा। शनि ग्रह 4 ऑप्शन है। प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है। प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी कठिन प्रकार की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यह नेपच्यून से गर्म है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रम होता है। जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो उतना ही वो गर्म होता है। शनि की स्थिति नेपच्यून से पहले है, इसलिए नेपच्यून से शनि गर्म होगा। यह वरुण की अपेक्षा, यानी नेपच्यून की अपेक्षा गर्म होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के तरल अभियंतर से भिन्न चंद्रमा का अभियंतर कैसा है? प्लाज्मा, वाष्पशील गैस, श्यान द्रव, ठोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि चंद्रमा जो पृथ्वी का तरल है, तरल का अभियंतर जो है वो चंद्रमा का अभियंतर भी ऐसे ही है, पृथ्वी की तरह ही श्यान द्रव है। विस्कस होता है, जैसे विस्कोसिटी, श्यानता आप देखते हैं, तो उसी की तरह ये श्यान द्रव है। हार्मुज जल संधि पाई जाती है काला सागर तथा मृत सागर के बीच में, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, अरब एवं लाल सागर के बीच, लाल एवं भूमध्य सागर के बीच। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच अवस्थित है। हार्मुज जलडमरू मध्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है। ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी आप मैप में देख सकते हैं। ओमान की खाड़ी से, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है, और इसके दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान का मुसन्दम नामक क्षेत्र पड़ता है। तेल के निर्यात की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है, और जल संधि जो है, जलडमरू जो है, यहाँ से तेल का निर्यात होता है, इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इराक, कतर तथा ईरान जैसे देशों का तेल जो निर्यात होता है वो यहीं से होता है। अपने सबसे कम चौड़े स्थान पर इसके दोनों तटों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर की है, यानी कि जहां पर सबसे कम चौड़ी है वहां भी 39 किलोमीटर की है, और यह ईरान देश को ओमान देश से अलग करती है। प्रश्न आपसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि किन 2 देशों को अलग करती है? तो ईरान को ओमान से। कोपाकबाना पुलिन कहां पर अवस्थित है? अरुबा, ब्यूनस आयर्स, रियो दी जेनेरो, वेलेट्टा। और इसका सही उत्तर है रियो दी जेनेरो। कोपाकबाना पुलिन ब्राजील के एक नगर यानी रियो दी जेनेरो के दक्षिणी भाग में स्थित है, और इस पुलिन की लंबाई 4 किलोमीटर है। भूगोल में नवनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कुमारी सैमपुल, जी टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर, रैटजेल, हंटिंगटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है जी टेलर। नवनियतवाद का जो सिद्धांत है ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वैज्ञानिक निश्चयवाद या इसको रुको और जाओ नियतवाद के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस, जब ट्रैफिक ज्यादा होती है, एक तरफ से दूसरी तरफ को क्रॉस कराना होता है, चौराहे पे वो खड़ा होता है, तो एक तरफ की ट्रैफिक को वो रोकता है, दूसरी तरफ की ट्रैफिक को निकालता है, फिर कहता है अब इधर वाले जाओ, तो रुको और जाओ। यही सिद्धांत था, प्रकृति के साथ भी यही लागू होता है। भारतीय संविधान में भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक
जो है वो संबंधित किससे है? प्रशासनिक अधिकरण, अखिल भारतीय सेवाएं, वित्त आयोग, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि से। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि से। यह चर्चा में रहा है क्योंकि आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त किया गया है। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक इसके अंतर्गत आता है। विशेष वर्गों के लिए इसमें विधायन किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है और अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जा सकती हैं और कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। तीसरे विकल्प पर ध्यान दीजिए, ये गलत है। राज्य सरकार इसमें नहीं कर सकती, ये संसद द्वारा बनाई जाती है, उसी के द्वारा संशोधित की जाती है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों एवं अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध किए गए हैं। पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1942 के कृषि मिशन द्वारा, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में जो आई थी उसी के द्वारा की गई थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य होता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, यह गलत है। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, यह भी गलत है। प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई तथा अपचाई करने के लिए, यह सही है। और दिष्ट धारा विभव को उच्चाई करने के लिए, केवल उच्चाई करने के लिए नहीं होता है, उच्चाई और अपचाई दोनों करने के लिए होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए। प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की ये कुंडलियां पाई जाती है। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होती है, द्वितीय कुंडली में विभव इसका प्रवृत्त होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन, नाइक्रोम, सीसा, एल्युमिनियम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है टंगस्टन का। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग इसमें किया जाता है। टामबर्न वर्गवेन ने 1781 में इसकी खोज की थी। इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गलता नहीं है। क्वथनांक 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्ति कहलाता है। और विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ ये पतला तंतु जो लगा होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो गर्म होकर प्रकाश ये देने लगती है। इसका उपयोग किए जाने का कारण यही है कि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, गलनांक और क्वथनांक दोनों ही। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सेरीकल्चर। रेशम कीटों के अध्ययन को सेरीकल्चर, मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर और फूल की खेती को ये कहते हैं फूल की खेती फ्लोरिकल्चर। हार्टिकल्चर के बारे में अगर बात करें, अनाज, फूल और पौधों को उगाने के लिए और उनकी मार्केटिंग तक के अध्ययन के लिए जो विज्ञान की शाखा है उसको हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो जो जंतु विज्ञान है वो जंतुओं का करेगा, लेकिन जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का करेगा। और जंतु विज्ञान जो शाखा है ये एक बहुत प्रमुख शाखा है बायोलॉजी की, है ना। इसके जनक कौन है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो अरस्तु को आप बताएंगे, अरस्तु इसके जनक माने जाते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं केवल एक इलेक्ट्रॉन, केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हीलियम नाभिक में पाए जाते हैं। ये द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है और इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। स्टेटमेंट देखिए, आपसे प्रश्न पूछ तो इन विशेषताओं को ध्यान में रखिएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर,
पूंजीवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? तो ये आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका जीता जागता उदाहरण है। निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बांग्लादेश, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान। विश्व स्तर पर देशों की जनसंख्या के क्रम में अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की जनसंख्या 2016 के आंकड़ों के हिसाब से जनसंख्या अवरोही क्रम में इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा थी। ब्राजील, बांग्लादेश एवं जापान उसके बाद आते हैं। 1260.6 मिलियन जनसंख्या इंडोनेशिया की वर्तमान में नहीं 2016 के आंकड़ों के अनुसार पाई जाती थी। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? पॉपुलेशन पे ये भी प्रश्न है। ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, कनाडा और मलेशिया, रूस और नाइजीरिया। आयोग की एक प्रवृत्ति रही है जिस टॉपिक को उठाता है दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है और दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होते हैं। एक गलत तो दूसरा भी गलत होने की संभावना होती है। ऐसे प्रैक्टिस करके आप जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया चीन और भारत के बाद में आते हैं। चीन का प्रथम स्थान है और इसके बाद भारत का स्थान आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको और जापान क्रमशः आगे पाए जाने वाले देश हैं जनसंख्या के मामले में। यदि 4800 का 16.5% बराबर x का 3/4 है तो x का मान क्या होगा? इसको आप सॉल्व करेंगे 1056 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 64 रुपये होगा? ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 320 रुपये का अगर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 64 रुपये। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का 17वां स्थान है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में, अंत से उसका स्थान क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान है। अगर आप जानते हैं तो 31 माइनस 17 और प्लस 1 आप कर देंगे तो ये निकल आएगा। इस तरीके से इसका उत्तर क्या आएगा? 15वां। जितने टोटल हो और जो पहले स्थान दिया हो फिर उसमें उसको घटा के प्लस 1 कर दीजिए तो 15वां स्थान इसका उत्तर हो जाएगा। राम श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है। राम जो है वो श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जगत का चाचा राम है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक शहर को भारत के 100वें स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है? कौन सा एक शहर है? श्रीनगर, शिवमोगा, शिलांग, सतना। और इस प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए, मिलान कीजिए। 20 जून 2018 को केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा मेघालय की राजधानी शिलांग का चयन 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया था। अब तक संबंधित प्रतिस्पर्धा के 4 दौर में 99 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था, 100वां फिर ये बना था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी चयन की प्रक्रिया जो खुली थी वो शिलांग के साथ पूरी हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2020 में क्या स्थान है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 94, 94वां स्थान है। 107 देशों में ये 94वें स्थान पर है। 117 देशों में 2019 में भारत 102वें स्थान पे था। 2018 में 103वें स्थान पे था, अब ये 94वें स्थान पर आ गया है। भारत का जो भुखमरी सूचकांक है उसका स्कोर देखें, 27.2 के स्कोर के साथ ये गंभीर श्रेणी में दर्ज है, गंभीर श्रेणी में ये आता है। स्थिति बहुत दयनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक दिए हैं, तबकात नासरी, मिनहास सिराज, फिरोज तारीख फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीर, तुगलकनामा इब्न बतूता, हुमायूंनामा गुलनदन बेगम। तो जो तुगलकनामा दिया हुआ है, तुगलकनामा इब्न बतूता गलत है क्योंकि तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। यह खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मशनवी है और इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण है। पूरी कहानी को धार्मिक रंग में प्रस्तुत किया गया है। इसमें गयासुद्दीन सत तत्वों का प्रतीक है और असत तत्वों के अमीर खुसरो शाह के साथ संघर्ष करते उसको दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड।
सिक्किम का जो विलय था 1849 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था और डलहौजी की प्रथम सफलता थी ये। आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 में ये घटनाएं हुई थी। और उसके बाद में फिर मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह, दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या और हजारा के सिख गवर्नर चतर सिंह के विद्रोह ने पंजाब में सर्वत्र अंग्रेज विरोध की स्थिति पैदा कर दी। डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात 29 मार्च 1849 की जिसकी घोषणा हुई थी, पंजाब का उसने विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बर्मा की हार हुई और लोअर बर्मा व पीगू का अंग्रेज साम्राज्य में विलय किया गया। तो ये सारी घटनाएं आप याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय की हैं। 1849 में ध्यान रखिएगा, आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। ये सिक्किम की बात नहीं हो रही थी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? अगर न्यूनतम संख्या की बात करें तो ये हो सकती है 12। संविधान का अनुच्छेद है 164 जिसमें मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में व्याख्या की गई है। संविधान में कहा गया है कि राज्य कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या संबंधित विधानसभा के सदस्यों की जितनी भी संख्या होगी उस संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। तो जब आपसे अधिक की बात की जाए तो आप बताइए कि 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन अगर न्यूनतम बात की जाए कि कितनी संख्या वो होगी तो वो 12 से कम नहीं होगी। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिया गया था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आपको पता होगा, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी इसको जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन का जब आह्वान कर रहे थे तो उन्होंने ये नारा दिया था। उन्होंने आगे भी कहा था कि आप सभी लोग यह मंत्र अपने हर सांस से उच्चारित करें, या तो हम भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। ठीक है, आपको जीएस की तैयारी अगर करनी है तो आप इसका अगर नोट चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं ऐसे प्रश्नों की, साथ में ऐसे और बहुत सारे लेक्चर करंट अफेयर के साथ में, तो आप 6307281212 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डिटेल दिया हुआ है, 6307281212 इस पर आप कांटेक्ट करिए और आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में या सहजनवा स्थान पड़ता है गोरखपुर में? इस प्रश्न का सही उत्तर है सहजनवा गोरखपुर में। यह महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में अगर स्थित आपसे पूछा जाए तो यह सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोम्पोई नामक एक पुरातात्विक स्थल जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी। पोम्पोई नामक जो पुरातात्विक स्थल है ये स्थित है इटली में। इटली में पोम्पोई नामक स्थान पर 2000 साल पुरानी खाने पीने की दुकान की खोज की गई है। 2000 साल पहले 19वीं सदी में ज्वालामुखी के कारण ये नष्ट हुआ था स्थान। शोधकर्ताओं ने पाया कि दुकान में गर्म भोजन युक्त कुछ गहरे टेराकोटा जार में भोजन के निशान पाए गए हैं, यानी कि उस समय भी होटल्स हुआ करते थे, रेस्टोरेंट हुआ करते थे, ऐसा कुछ प्रमाण यहाँ पर मिल रहा है। किस भारतीय राज्य ने विकास परियोजनाओं को 100 दिनों में पूरा करने की घोषणा की है? राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, ये 4 विकल्प हैं और इसका सही उत्तर है केरल। केरल सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की जो अगले 100 दिनों में पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पलक्कड़ में डिफेंस पार्क सहित 9 नई औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन किया जाएगा। राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन कुटुंबश्री के माध्यम से रोजगार के अवसर पर भी कार्य किए जाएंगे। तो केरल ने ऐसा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार, ये 4 ऑप्शन है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया, तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों की आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय तथा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार उनको दे दिया गया।
और गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान, इन सभी को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व भी इसमें प्रदान किया गया। अंतिम प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1773 में, 74 में, 1776 में या 1778 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाने के लिए ये लाया गया था। कंपनी की संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन भी इसको करना था। कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। 1773 में ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया और 1774 में लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ही 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। आप अगर कोई भी एग्जाम आगे दे रहे हैं, आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी वैकेंसी जहां पर जीएस पूछा जा रहा है, जीआईसी लेक्चरर की हो या एग्रीकल्चर सर्विसेज की हो, इस क्लासेस का आप उपयोग कर सकते हैं। ये आपको कैसा लगा, हमें लाइक का बटन प्रयुक्त करके, अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और मॉक टेस्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।